वेलकम स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है। हम कृतिका भाग 2 के पार्ट का विवेचन कर रहे हैं। अभी तक हम 2 पार्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 3rd पार्ट है साना साना हाथ जोड़िए। अब ये क्या है? साना साना हाथ जोड़िए एक भगवान को की जाने वाली प्रार्थना है जो कि सिक्किम में गाई जाती है। उसी के अंश को लेकर ये एक पूरा पार्ट बनाया गया है। इस पार्ट के अंदर क्या है ये हम आपको बताएंगे। इसके लिए जाने के लिए आप बुक में आपने बहुत सारी पूरी स्टोरी पढ़ी होगी। हम उसी का पूरा सार बताने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि ये एक यात्रा वृत्तांत है जिसे हमारी लेखिका मधु कांकरिया जी कर रही हैं। इन्होंने सिक्किम की यात्रा करी और उस बीच उन्हें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली, क्या चीज़ उन्होंने अनुभव किया कि सिर्फ पहाड़ों पे ही नहीं, समतल भूतल पर भी बहुत सारी चीज़ें समान होती हैं। हम भारत में रह रहे हैं, चाहे हम पहाड़ों पर रहें, चाहे हम समतल जगह पर रहें, हमारे अंदर पाई जाने वाली फीलिंग्स हमारे देश के लिए एक जैसी होती हैं। तो इसी सारे जो फीलिंग्स है इनका विवेचन मधु कांकरिया जी ने किया है। चलिए हम इसका सार स्टार्ट करते हैं। अब आपको कहानी शुरू होती है। लेखिका सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक घूमने जा रही हैं। तो ये यात्रा अपनी ट्रेन से शुरू करती हैं। तो सबसे पहले ये कहाँ जाती हैं? सिक्किम। वहाँ ट्रेन से यात्रा शुरू करती हैं। उसके बाद जब ये पहाड़ों पर ऊपर चढ़ना शुरू करती हैं तो वहाँ एक जीप हायर करती है जिसमें इनकी फ्रेंड और इनके एक गाइड होते हैं जितेन नागरे। इनकी फ्रेंड का नाम होता है मणि और खुद हमारी लेखिका है मधु कांकरिया। साथ में कुछ और क्या कहते हैं आपके पर्यटक हैं। तो ये अब यात्रा शुरू हो रही है हमारी। रात में ढलान पर सितारों की जगमगाती झालर ने उसे इतना सम्मोहित किया कि वह उसी दिन सुबह एक नेपाली युवती से सीखी प्रार्थना मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो करने लगी। यानी कि इन्होंने जब शुरू की अपनी यात्रा तो पहाड़ों पर ट्रेन से शुरू की। उसके बाद ये जाके रात में एक होटल में ठहरी। जब सुबह उठी तो वहाँ पर उन्होंने पाया कि क्या कहते चारों तरफ बड़ा अच्छा नज़ारा है। और अपनी यात्रा शुरू करने से पहले वो एक युवती से मिली। तो उन्होंने उनको एक कविता, एक भगवान की प्रार्थना वो गा रही थी, साना साना हाथ जोड़िए। तो उसी का हिंदी अनुवाद है मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो करने लगी। तो ये यहाँ पर उससे पहले इन्होंने रात अपनी बिताई थी। तो रात में इन्होंने क्या कहा कि आप किस तरीके से वहाँ का नज़ारा लग रहा था। पहाड़ों पर चारों तरफ लाइट जल रही थी, जैसे लग रहा था पूरा आसमान जो है वो ज़मीन पर उतर आया। उनको बहुत सुंदर वो लगा। तो उन्होंने ये बोला कि जैसे मानो कि आसमान धरती पर उतर आया हो, चारों तरफ तारे ही तारे बिखरे हों। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपका अभी आगे आएगा। इस एक लाइन से रिलेटेड पूरा एक क्वेश्चन आएगा कि इसको एक्सप्लेन करिए कि ये क्या है। फिर अगले दिन मौसम साफ ना होने के कारण वो कंचनजंगा की चोटी नहीं देख पाई। मतलब मॉर्निंग में जब सुबह उठी और युवती से उन्होंने प्रार्थना सुनी तो जहाँ ये ठहरी थी वहाँ से कंचनजंगा की आपको दिखाई दे रही थी, चोटी दिखाई देती, सबने कहा। लेकिन पहाड़ों पे जैसे आप जानते हैं मौसम बिगड़ जाता है तो उनको कंचनजंगा की चोटी नहीं दिखाई। लेकिन जब उन्होंने ढलान पे देखा तो चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, हरियाली, उन्हें बहुत अच्छा नज़ारा तब भी देखने को मिला। फिर उसी दिन उन्होंने गैंगटॉक से 49 किलोमीटर दूर यूथोंग देखने के लिए उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। उसमें उनकी सहयात्री थी मणि और गाइड जितेन नागरे साथ में रवाना हुए। ध्यान रखिएगा इन दोनों से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इनके नाम पे बेहद फोकस कीजिएगा आप लोग। और जगह जगह जिन जगहों पे हम जा रहे हैं, जैसे सिक्किम की यात्रा शुरू करी तो उन्होंने सबसे पहले कहाँ से शुरू करी? आपकी गैंगटॉक गए, फिर वहाँ से उन्होंने यूथोंग गए। तो इन सब जगहों का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो इन 3 लोगों ने यात्रा शुरू करी। वहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। हमारे देश में बहुत सारे धर्म माने जाते हैं लेकिन सिक्किम में ज़्यादातर बौद्ध धर्म माना जाता है। रास्ते में उन्होंने बौद्ध अनुयायियों की लगाई
सफेद पताकाएं और रंगीन पताकाएं देखी। सफेद पताकाएं क्यों लगाई जाती है? उनका मानना था कि जब एक बौद्धिस्ट खत्म जो मर जाता है, उनका देहांत हो जाता है, तो उनकी याद में सफेद पताकाएं लगाई जाती है। लेकिन जब हम किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तब रंगीन पताकाएं लगाई जाती है। तो मधु कांकरिया जी ने जब वहां पर ये पताकाएं देखी तो जितेंद्र से ये प्रश्न किया कि आखिर ये पताकाएं क्यों लगाई गई। तो उन्होंने यही बताया कि जब किसी बौद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं लगाई जाती। पताकाएं का मतलब होता है छोटे छोटे झंडे लगाए जाते हैं, ठीक है। फिर और अगर हम कुछ नए काम की शुरुआत करते हैं तो हम रंगीन पताकाएं लगाते हैं। अब वहां से कवि लोंग स्टोंग, अब ये फिर एक जगह का नाम आ रहा है, ध्यान रखिएगा। कवि लोंग स्टोंग नामक स्थान पर हिंदी फिल्म गाइड की शूटिंग का स्थान दिखाया। जब हम आगे बढ़े तो वहां पर एक बहुत अच्छा फेमस झरना था, तो वहां पर बताया गया कि यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग की गई थी। फिर वहीं से वहां पर लेपचा और भूटिया, देखिए यहाँ पे दिया है, वहीं लेपचा और भूटिया जातियों का शांति वार्ता स्थल भी देखा गया। प्राचीन समय में ये दो ऐसी प्रजातियां थी जो आपस में लड़ती रहती थी। तो एक समय ऐसा आया कि उन्होंने शांति के लिए एक संधि करी, और ये संधि कहाँ पर हुई? कवि लोंग स्टोंग पर ही हुई थी। तो ये दो जातियां हैं आपकी, लेपचा और भूटिया जाति। फिर वहीं एक कुटिया में पापों को धोने वाली प्रेयर व्हील थी। बौद्धिस्ट का मानना है कि एक प्रेयर व्हील होती है, ऐसे करके गोल गोल करके कुछ व्हील्स लगाई जाती है जिनको घुमाने से आपके पापों का नाश होता है। जैसा कि हमारे यहाँ मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से हमारे पापों का नाश होता है। तो यही अभी एक क्वेश्चन भी आएगा कि किस तरीके से आपको पहाड़ी और समतल जगहों के लोगों की धारणाएं इक्वल लगती हैं। फिर ऊंचाई पर चढ़ते हुए धीरे धीरे लेखिका को स्थानीय लोगों का दिखना बंद हो गया। नीचे घर ताश के पत्तों जैसे छोटे छोटे दिखने लगे और हिमालय की विशालता दिखने लगी। यहाँ पर क्या आपको हम बताते हैं, जैसे हम लोग समतल जगहों पर रहते हैं तो बहुत भीड़ वगैरह दिखती है, लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ों पर चढ़ना शुरू करते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाएंगे, वहाँ पर जीवन कठिन हो जाता है। और कठिन होने के साथ ही वहाँ पर लोगों का मिलना, यानी लोग वहाँ पर कम रहेंगे, आएंगे जाएंगे कम, तो वहाँ पर लोग कम दिखाई देंगे। ऊंचाई के साथ ही साथ जैसे हम ऊंचाई बढ़ते हैं और नीचे की तरफ देखेंगे तो जो घर होते हैं, जैसे ताश के पत्ते होते हैं छोटे छोटे हमारे सामने बिखरे होते हैं, उसी तरीके से उतने छोटे छोटे हमको वो घर दिखाई देने लगते हैं। और तब हमें समझ में आता है कि हिमालय कितना विशाल है। हम जानते हैं कि हिमालय दुनिया में एक सर्वोत्तम पर्वतों में गिना जाता है, लेकिन हम सिर्फ जानते हैं, जब तक हम उसको देखेंगे नहीं उसकी विशालता का हमें अनुभव नहीं होता। तो लेखिका जब वहां पे गई तो उन्हें एक्चुअल में हिमालय कितना विशाल है इस चीज का उनको अंदाजा हुआ। फिर उसके आगे रास्ते सकरे और घुमावदार होने लगे। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ पहले नीचे चौड़े रहते, फिर ऊपर की तरफ सकरे हो जाते, तो रास्ते बनाने के जगहें भी कम होने लगती हैं और जल्दी जल्दी घुमाव आने लगते हैं। तो वही बताया गया कि रास्ते सकरे, यानी कि जगह कम हो गई तो रास्ते पतले हो गए और उनमें जल्दी जल्दी घुमाव आने लगा और वो आगे की तरफ बढ़ते गए। गहराइयां खाइयों में बदलने लगी। अब जो गहराई कम थी अब वो क्या खाई हो गई, मतलब अगर हम नीचे झांकें तो हम नीचे पाताल के दर्शन, मतलब जरा सा भी हमारा पैर चूके तो हमारी मौत निश्चित है। इतनी ऊंची ऊंची वादियां और खाइयां होने लगी। हरियाली के बीच कहीं कहीं खिले फूल भी दिख जाते। पहाड़ों पर हरियाली बहुत होती है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन उनमें फूल कम होते हैं क्योंकि जंगल होता है तो फूलों का मिलना बहुत कम हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर हमें वो भी मिलते हुए दिख रहे थे। हिमालय की सुंदरता ने यात्रियों को प्रभावित किया और वे प्रार्थना के लोकगीत गाने लगे। चांदी की तरह चमकती तिस्ता नदी लगातार सिलीगुड़ी से साथ साथ चल रही थी। वहां की एक नदी है सिक्किम की, जो सिलीगुड़ी से उन्होंने यात्रा शुरू करी थी, तो वो वहां से साथ चल रही थी। नदी का नाम याद रखिएगा, तिस्ता नदी नाम है। और वो इतनी साफ और स्वच्छ लग रही थी और सूरज की रोशनी में ऐसी चमक रही थी जैसे कि चांदी बह रही हो। तो यहाँ पर दिया है ना, साफ देखिए, चांदी की तरह चमकती तिस्ता नदी। चांदी की तरह क्यों चमक रही थी? क्योंकि वो एकदम साफ थी और उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, इसलिए वो चांदी की तरह चमक रही थी। प्रसन्न लेखिका ने हिमालय को सलामी देनी चाहिए थी कि जीप चलती हुई
7 सिस्टम फॉल के सामने आकर खड़ी हो जाए। वो बहुत एंजॉय कर रही थी लेखिका, और साथ ही अपना सर नवा रही थी कि इतना सुंदर जगह उन्हें देखने को मिल रही है। अब वो कहाँ पहुंच गए थे? 7 सिस्टम फॉल पे। नाम जगह का याद रखिएगा, 7 सिस्टम फॉल के सामने आ गई। झरने की कलकल और ठंडक ने लेखिका के मन की सारी दुर्भावनाओं को खत्म कर दिया। अब एक फॉल था, टूरिस्ट प्लेस था, तो वहां पर गाइड ने जीप रोकी और वो सभी वहां पर उतरे और एंजॉय करने लगे। तो लेखिका भी थोड़ी देर वहां पर बैठ गई और वहां पर उस चीज को महसूस किया कि जीवन कितना साफ और स्वच्छ है। तो अपने अंदर की बुराइयों को वो बाहर निकाल के उस फॉल में बहा देना चाहती थी। वो फॉल तीस्ता नदी का ही फॉल था, याद रखिएगा। तो वो उस फॉल में उसको बहा देना चाहती थी और बहुत ही प्रसन्न होकर यहाँ से जाना चाहती थी। सॉरी। सत्य और सौंदर्य की अनुभूति से वह भावुक हो उठी। मतलब जब उन्होंने ये सारी चीजें महसूस करी कि इतना सब कुछ स्वच्छ आत्मीय है, तो वो बहुत ही भावुक हो गई थी। तो उसी समय उन्होंने ये निश्चय किया था कि मैं इस यात्रा वृत्तांत को शब्दों में जरूर पिरोऊंगी। मतलब जो मैं यात्रा कर रही हूँ इसे जरूर वर्णित करूंगी। फिर आगे बढ़ने पर बादलों की लुकप छिपी के बीच हिमालय की शोभा हरे, पीले और कहीं पथरीले रूप में फिर दिखाई देने लगी। कहने का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, जो वाक्य इन्होंने बोला कि जैसे वो आगे बढ़ी तो कहीं हरियाली दिख रही है, तो कहीं पीले पत्थर दिख रहे हैं और कहीं पर पथरीले सिर्फ पत्थर हैं, कहीं मिट्टी के हैं तो पीले दिख रहे हैं, हरियाली है तो हरा दिख रहा है और कहीं पथरीला रूप दिख रहा है। पल पल बदलती और सुंदर होती प्रकृति के विराट रूप के आगे लेखिका को अपना अस्तित्व तिनके जैसा लगा। अब हम जब इतने पहाड़ के सामने खड़े हो जाएंगे तो हमको क्या महसूस होगा? हम तो यार बहुत ही छोटे से हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं, इतना हम इस पहाड़ के सामने कितने छोटे हैं। तो उनको वहाँ पे बहुत ही छोटा महसूस हो रहा था कि अरे हम तो बहुत ही छोटे हैं इस सारी दुनिया के सामने। हम अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं, लेकिन हम इस संसार में सिर्फ एक तिनके के मात्र, तिनका एक छोटे सा घास का टुकड़े को बोलेंगे तो हम एक तिनके के मात्र हैं। अज्ञान दूर होने लगा। अज्ञानता होते ही एक बार फिर उनसे प्रार्थना, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, दोहराई। मतलब जब उनकी अज्ञानता दूर हुई, कहने का मतलब जब उनको लगा कि नहीं हमसे भी सज्ञान बड़ी चीजें इस दुनिया में हैं, तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी और उनको बहुत ही प्रफुल्लित महसूस कर रही थी। लेखिका ने बच्चों को पीठ पर बंधे सकरे रास्तों को वो चौड़ा करती पहाड़ी स्त्रियों को देखा। अब उन्होंने क्या देखना, अभी तो वो प्राकृतिक सौंदर्य देख रही थी, अब उन्होंने क्या देखना शुरू किया, वहां के लोगों का जनजीवन, कि वहां पर पीठ पर अपने बच्चों को औरतों ने बांध रखा है और जो रास्ते हैं उनको चौड़ा कर रही हैं। वहां के लोकल लोग ही तो वहां के काम करेंगे, तो वहां के लोग क्या है, उन रास्तों को चौड़ा कर रहे हैं और खास तौर से औरतें कर रही हैं। चाय बागानों में काम करने वाली स्त्रियां भी देखी, वहां पर स्त्रियां भी चाय बागानों में काम, मतलब चाय की पत्तियां तोड़ने का काम करती हैं। 7-8 साल के ऐसे बच्चों को देखा जो 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल चढ़कर पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। अब यहाँ पे इतना इजी है, हम लोग के लिए ट्रैवल के लिए बस मिल जाती है, हम लोग या कोई कन्वेंस मिल जाता है, घर से बाहर निकलिए या हमारा खुद प्राइवेट कन्वेंस रहता है, हम इजीली स्कूल पहुंच जाते हैं। लेकिन पहाड़ों में ये जनजीवन बिल्कुल अलग होता है। क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे एक साथ झुंड बना के एक गांव के बहुत ऊंची ऊंची चढ़ाई चढ़ के जाते हैं स्कूल पढ़ने में। क्यों? क्योंकि हर जगह स्कूल नहीं होते, वहां पर काफी बड़े एरिया में एक छोटा सा स्कूल है और आसपास के बहुत सारे लोग काफी लंबी लंबी दूरी तय करके उस स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं और वहां पे इजीली कन्वेंस अवेलेबल नहीं होता है, लोगों को अपनी मेहनत से ही काम करना पड़ता है। फिर जंगल से लकड़ी काट कर लाना, पानी भरना, मवेशियों को चराने के काम स्त्रियों के साथ जुड़े बच्चों को देखकर लेखिका को पहाड़ी जीवन की कठिनाइयों का एहसास हुआ। मतलब वहां पर आप ये विश्वास करिए कि स्त्रियां घर के काम के अलावा भी बाहर के ऐसे काम इजीली, जैसे हम लोग घर में गैस ऑन करते हैं इजीली खाना बना लें, ऐसा नहीं होता। वहां पे आपको चूल्हा जलाना है तो लकड़ी लाने हैं, घर में जानवर हैं तो उन्हें चराने जाना है, पानी भी पाइपलाइंस नहीं है वहां पर, नदी से भर भर के पानी लाना है हमें और हमें घर के काम करने। स्त्रियां जो ये काम कर रही हैं, साथ साथ में बच्चे भी उनके साथ इन सारे कामों में मदद करते हैं, इस चीज को देखिएगा। फिर
उसे लगा कि मैदानों की तुलना में पहाड़ों में भूख, मौत, दीनता और जिंदा रहने के लिए संघर्ष अधिक है। रास्ते में कई जगह सावधानी पूर्वक चलने के निर्देश भी लिखे थे। मतलब अब लेखिका को उस चीज का एहसास हुआ कि मैदानी इलाके जहां हम लोग रहते हैं वहां जीवन तब भी ज्यादा सरल है बनस्पत आपके पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ों में हर एक छोटी सी चीज जुटाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो पानी हो, खाना हो या ईंधन हो, कुछ भी हो, सभी कुछ मतलब बहुत ही मेहनत के साथ मिलता है। और फिर आगे जैसे जैसे हम रास्तों में बढ़ते हैं, सभी जगह ऐसे लिखे होते हैं, दिशा निर्देश लिखे होते हैं, तो वहां पर जैसे जैसे वो रास्तों में आगे बढ़ रही थी वहां हर जगह सावधानी पूर्वक चलने के उनको दिशा निर्देश भी मिल रहे थे। तो अब ध्यान दीजिएगा रास्ते में उन्होंने क्या क्या चीजें देखी, स्त्रियां देखी, बच्चे देखे, उन्होंने क्या क्या काम किया, यही सब आपको प्रश्न उत्तर में अपनी भाषा में पिरोकर लिखना है। फिर यूथोंग जाते हुए लेखिका को रात लायुंग की शांत बस्ती में बितानी पड़ी। अब वो यूथोंग क्यों जा रही थी? क्योंकि उनको बर्फ देखनी थी, लेकिन उनको यूथोंग में बर्फ नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि पोल्यूशन के कारण अब वहां पे बर्फ गिरना बंद हो गई थी या बहुत कम हो गई थी। जिस सीजन में वो गई वहां उनको बर्फ नहीं मिली। अब वो उससे आगे बढ़ रही थी, तो उस रास्ते में उनको जाने के लिए कहाँ पर उनको रुकना पड़ा? लायुंग में। तो जब वो लायुंग में रुकी तो वहां पर रात बिताई एक शांत बस्ती में। तो अब उन्होंने रात में वहां कैंप फायर वगैरह किया। वहां उनसे यह विचार किया गया कि मनुष्य ने प्रकृति की लय, ताल और गति को बिगाड़कर बहुत बड़ा अपराध किया है। क्यों अपराध किया है? देखिए, बर्फ देखने की इच्छा लायुंग में भी पूरी ना होने के कारण 500 फीट ऊंची ऊंचाई पर कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड जाने का निश्चय किया। कटाव का पूरा रास्ता अधिक खतरनाक और धुंध से भरा था। हमने क्या बोला? वो बर्फ देखना चाहती थी, लेकिन मनुष्य ने अपनी कार्यकलापों से पर्यावरण को बिगाड़ दिया, और बिगाड़ने का नतीजा क्या हुआ कि अब जो बर्फ उन्हें यूथोंग में मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिली, और लायुंग में भी नहीं मिली। अब वो कहां बढ़ रही थी? उससे 500 लायुंग से और 500 फीट की ऊंचाई पर उनको जाना था कटाव, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। फिर अब जैसे कटाव का रास्ता जैसे जैसे अब जितनी ऊंचाई पे जाएंगे रास्ता खतरनाक होता जाएगा। धुंध, चारों तरफ धुंध, रास्ते में धुंध, रास्ते सकरे, एकदम एक बार में एक ही गाड़ी पास कर सकती है, इतने सकरे सकरे रास्ते। अब वहां पहुंचने पर ताजा बर्फ से ढके पूरे पहाड़ चांदी, जैसे लग रहा है चांदी गिरी हुई है। और जब वो वहां पर उतरे तो और बाई चांस उसी समय बर्फ भी पड़ना शुरू हो गई। घुटनों तक बर्फ जमीन पर बिछी थी और गिर भी रही थी। यात्री आनंद उठाने लगे। जब नई बर्फ गिरी होती है तो बहुत पोली होती है, मतलब घुटने घुटने तक उस बर्फ में वो दबने लगे और बर्फ गिरने भी लगी, और यात्री यानी कि खुद वो लोग और उनके साथ जो यात्री थे वो भी उतर के वहां पर एंजॉय करने लगे। फिर लेखिका की मित्रा मतलब आपकी जो उनकी मित्र थी मणि ने कटाव को स्विट्जरलैंड से भी अधिक ऊंचाई पर बताया। सब लोग बोलते हैं कि वो भारत का स्विट्जरलैंड है, लेकिन नहीं, जो मणि थी वो स्विट्जरलैंड की यात्रा कर चुकी थी। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, ये स्विट्जरलैंड जैसा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा सुंदर और स्विट्जरलैंड से कहीं ज्यादा ऊंचाई पर है। मतलब स्विट्जरलैंड भी इतना सुंदर नहीं है जितनी सुंदर जगह कटाव है, तो और ऊंचाई भी स्विट्जरलैंड से ज्यादा है। लेखिका ने भी उस सुंदर दृश्य को हृदय में समा लिया। वह अत्यधिकतम से जुड़ गई। मतलब आध्यात्मिकता का मतलब होता है कि हम वहां ईश्वर को महसूस करने लगे, कि हम इतने शांत हो जाते हैं सारी चीजों से कि हम वाकई वहां पर अपने आप को ईश्वर से जोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। और यही महसूस किन्होंने किया? हमारी लेखिका मधु कांकरिया जी ने। फिर विचार करने लगी कि शायद ऐसी ही सुंदरता से प्रेरित होकर ऋषियों ने वेदों की रचना की होगी और जीवन के सत्यों को खोजा होगा। कहते थे ना, ऋषि मुनि कहाँ जाते हैं तपस्या करने के लिए? पहाड़ों पर जाते हैं। तो वही सेम यहाँ पर हुआ कि वो पहाड़, उन्होंने भी कहा कि ऋषि मुनियों ने इसी आध्यात्मिकता से प्रेरित होकर यहीं पर इतने बड़े बड़े वेदों की रचना की होगी। मणि ने हिम शिखरों को एशिया के जल स्तंभ बताया। क्यों बताया? जल स्तंभ क्यों बताया? हमारी नदियां कहाँ से निकलती हैं? पहाड़ों से निकलती हैं, और पहाड़ों में पानी कहाँ से आता है? इन्हीं बर्फ से पिघलकर इन नदियों में आता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा जो गंगा नदी है, हमारी प्रसिद्ध गंगा नदी जिसे हमारे लिए पूजनीय, वो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो वो ग्लेशियर ही हमारी गंगा नदी का स्रोत है।
तो यानी कि ये बर्फ जो है, पहाड़ों पर पड़ी बर्फ हमारे पानी का मुख्य स्रोत है। फिर आगे, कड़कड़ाती ठंड में पहरा देते फौजियों की कर्तव्य निष्ठता ने लेखिका को भावुक बना दिया। कटाव से यूथोंग की ओर जाते हुए प्रियोता और रोडोडेंड्रन के फूलों की घाटी को भी देखा। यूथोंग कटाव जैसा सुंदर नहीं था। अब इन्होंने क्या किया, वापस पलटना शुरू किया। अब ये कहाँ पलट रही थी, वापस अब यात्रा, कटाव तक इन्होंने बर्फ देख ली, अब वापस इन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी, अब समतल एरिया में आने के लिए। तो जब लौटने लगी तो वहाँ पर बहुत सारे सैनिक भी थे और उन्होंने तब महसूस किया कि हम लोगों को थोड़ी सी ठंड मैदानी इलाकों में लगती है तो हम लोग कड़कड़ा जाते हैं, और यहाँ पर इतनी ठंड में भी हमारे सैनिक वहाँ पर पहरा देते हैं। तो उन्होंने ये महसूस किया कि सैनिक कितनी कठिन परिस्थितियों में हमारे देश की रक्षा करते हैं और कहते हैं कि आप चैन से रहिए, हम आपके लिए जाग रहे हैं। अब वो वापस जब बढ़ने लगी तो उन्होंने देखा कि यूथोंग जब वापस आई तो उन्होंने महसूस किया कि कटाव बहुत ज़्यादा सुंदर था, लेकिन यूथोंग इतना सुंदर नहीं था। और इस तरीके से उन्होंने अपने दिल में कटाव की सारी सुंदरता और इस पूरी यात्रा को मन में बसाकर वापस अपने घर की तरफ लौटने लगी। वहां एक सिक्किमी स्त्री ने अपना परिचय जब इंडियन के तौर पर दिया, जैसे उनको वहां पर जब लौट रही थी तो यूथोंग में उन्हें एक स्त्री मिली, उन्होंने बोला कि मैं इस प्रदेश से हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं मैं तो इंडियन हूँ। सिक्किम स्त्री ने क्या बोला कि नहीं मैं इंडियन हूँ। जब उन्होंने ये चीज़ बोली सिक्किम स्त्री ने तो उन्हें बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि हमारे देश भक्ति कितनी अधिक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं सिक्किम हमारे देश का पहले हिस्सा नहीं था, बाद में बना है। तो और वहाँ के लोग अब अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं। फिर रास्ते में गाइड नार्वे ने चांदनी रात में भौंकने वाले कुत्ते दिखाए। बोलते हैं कि वहाँ पे जो कुत्ते हैं वो चांदनी रात में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसे बहुत से कुत्ते हैं जो एक्टिव हो जाते थे, तो उनके बारे में भी नार्गे ने बताया। फिर ये भी बताया कि वहाँ पर गुरु नानक जी जो है उनके पद चिन्हों का एक ऐसा पत्थर दिखाया जहाँ कभी थाली से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। कहते हैं कि वहाँ पर गुरु नानक जी जब गए थे तो उनके पैरों के निशान के एक पत्थर भी रखा जो नार्गे जी ने उन्हें दिखाया, और वो जो जब उस पत्थर पे उनके निशान पड़े तो उस समय उनके हाथों में चावल की थाली थी, उनके हाथ में चावल थे, तो और चावल जो है वो छिटक के कुछ इस एरिया में गिर गए और तभी से वहाँ पर चावल की खेती होने लगी। चावल की खेती पहाड़ों पर नहीं होती क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी और समतल एरिया चाहिए होता है, लेकिन जब से वहाँ पर चावल गिरे तब से वहाँ पर चावल की खेती संभव हो पाई। फिर उसी तरह उन्होंने आगे दिखाया, खेदुम नाम का 1 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र दिखाया जहाँ देवी देवताओं का निवास माना जाता है। पहाड़ी लोगों का मानना था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा देवी देवता रहते हैं। जगह का नाम याद रखिएगा, खेदुम। 1 किलोमीटर का एरिया है वो, और वहां पर बहुत सारे जो है देवी देवताओं का वास उन्होंने ऐसा बताया। नार्गे ने पहाड़ों, नदियों, झरनों और वादियों के प्रति पूज्य भाव की जानकारी दी। उन्होंने बोला कि यहाँ पर हिमालय पर्वत हो, नदियां हो, पहाड़ हो, आपके पेड़ पौधे हो, जो कुछ भी हो, यहाँ पर लोग इन सब की पूजा करते हैं। कप्तान शेखर दत्ता के सुझाव पर गैंगटॉक के पर्यटन स्थल बनने और नए रास्तों के साथ नए स्थानों के खोजने के प्रयासों की भी जानकारी मिली। हमने बताया था वहां पे उनके साथ बहुत सारे पर्यटक जा रहे थे, उसी में एक थे हमारे कप्तान शेखर दत्ता। तो उन्होंने बताया कि इसको सिक्किम को जब से यहाँ पर पर्यटन स्थल बनाया गया तब से यहाँ पर बहुत से नए स्थलों को खोजा जा रहा है और लगातार खोजा जा रहा है, जो पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। तो हमने इस तरीके से जाया, किस तरीके से हमारी लेखिका ने एक पूरी यात्रा पूरी की और वहाँ पर बीच बीच में पढ़ने वाले बहुत सी चीज़ों को बारे में आपको बताया। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे कि आप इसके आने वाले क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ओके, बाय।